अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना साइकोलॉजी का लेक्चर 4। आई नो गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया था, लेकिन अब इंशाल्लाह हम इसके सीएसएस के हवाले से जितने इसके चैप्टर्स हैं हम वो कंटिन्यूसली करेंगे और इससे इंशाल्लाह मुकम्मल भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करें मोटिवेशन का चैप्टर 4 जो सीएसएस का है, और पीएमएस में भी आपका ये बिल्कुल इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 4 वीडियोस में हम इसको पढ़ेंगे। आज हम पार्ट 1 करेंगे जिसके अंदर हम होम्योस्टेसिस करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं मोटिवेशन के, और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या जो मुतासिर करते हैं मोटिवेशन को। ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिव्स। अब इसमें अगर आप मोटिवेशन के और सीएसएस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये जो है इसमें आप सिंपली लिख के आ सकते हैं कि डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, और उसके 3-4 टेस्ट के नाम, तो ये दैट इज़ इनफ, आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसको मैंने पार्ट 2 में इसलिए सेपरेटली रखा है कि इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊँगी, क्योंकि यही टेस्ट आगे जाके आपको पर्सनालिटी में भी पढ़ने पड़ेंगे, तो वहाँ आपके लिए ईजी हो जाएगा। यानी रोरशाक टेस्ट है, इसमें आपका इंक ब्लॉट टेस्ट जिसे कह रहे हैं, इसके अलावा आपका 4 पिक्चर टेस्ट, HTP, तो वो इंशाल्लाह हम डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद है पार्ट 3, इसमें हम बायोजेनिक सोशल मोटिव्स पढ़ेंगे, प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मोटिव्स क्या होते हैं, हम वो देखेंगे। उसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 में हम देखेंगे थ्योरीज़ क्या होती हैं, जिसे हम 2 तरह से पढ़ेंगे, प्रोसेस थ्योरीज़ और कंटेंट थ्योरीज़। तो ये हम इस तरीके से कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पार्ट 1। तो पार्ट 1 स्टार्ट होगा होम्योस्टेसिस से। होम्योस्टेसिस क्या होती है? ये बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि उसे एक इक्विलिब्रियम चाहिए, उसे एक स्टेडी स्टेट चाहिए, यानी कि वो एक बैलेंस मेंटेन करने का वैसे ख्वाहिशमंद है। आपकी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम की आदत होती है। अब वो 2 तरह से है, आपकी बॉडी को 2 तरह से इक्विलिब्रियम चाहिए, और वो चाहिए बॉडी का भी और माइंड का भी। यानी कि इस स्टेट बॉडी की नहीं है, बॉडी की जो स्टेट है इसको अगर हम समझें तो इसे मैं सिंपल एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, 37 डिग्री आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में सर्दियाँ आ जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है और ये 30 डिग्री हो जाता है सर्दियों में फॉर एग्ज़ाम्पल, 30 डिग्री और 37 डिग्री, यानी आपकी बॉडी का क्या है 37 डिग्री, लेकिन बाहर 30 डिग्री है, तो वो प्रेशर डालेगा, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी एक प्रोसेस में जाती है थर्मोजेनेसिस, यानी वो खुद ब खुद हीट जनरेट करती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर जाता है, आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, इवन शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। यानी 30 डिग्री टेम्परेचर जब डिक्रीज़ हुआ है एनवायरनमेंट का, उसने एक स्ट्रेस क्रिएट किया है जो आपकी बॉडी के लिए एक डिस्कम्फर्ट जो पैदा कर रही थी, तो उसने आपकी बॉडी ने क्या किया है, उसे नॉर्मल पे मेंटेन करने की कोशिश की है, यानी होम्योस्टेसिस की तरफ गई है वो। सिमिलरली अब 30 डिग्री की बजाय आपकी बॉडी, आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल गर्मियाँ आ जाती हैं और ये इंक्रीज़ करके 42 डिग्री तक चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 42 डिग्री तक चला जाता है। मुल्तान की तो गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो ये 42 डिग्री तक अगर चला जाता है और फिर आपकी बॉडी 37 डिग्री में है। इस केस में क्या होता है, गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्वेटिंग एक तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हैं, बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करते हैं। इस तरीके से आपका होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस पिक्चर में जैसे कि आपको देखा हुआ है कि लिखा हुआ है इज़ अ डायनामिक बैलेंस बिटवीन द ऑटोनॉमिक ब्रांचेस। ऑटोनॉमिक ब्रांचेस आपकी बॉडी का एक न्यूरोनल पैथवे होता है, यानी न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो काम करती हैं। 2 तरीके का पैटर्न होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये आपके अराउजल में काम आता है, आपके अलर्ट कंडीशन में, आपके टेंशन्स में, यानी इसे हम कहते हैं, डिफ़ाइन करते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम, यानी कि आपने लड़ना है इसमें या भागना है। तो जिसमें आपकी बॉडी एक एक्स्ट्रा काम रिक्वायर्ड होती है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। और जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, जब उसे रेस्ट और डाइजेस्ट से हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी सुकून से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, आपकी बॉडी आराम से पड़ी हुई है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। तो उसके बीच में भी एक इक्विलिब्रियम अचीव करना ही बॉडी का क्या होता है, एक अल्टीमेट पर्पस होता है। तो ये जो पर्पस है जिसमें आप एक बैलेंस अचीव करते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी कोई भी डिस्कम्फर्ट आएगा, आप नॉर्मल की तरफ जाएंगे, वो आपका क्या है, होम्योस्टेसिस है। सिमिलरली माइंड का होम्योस्टेसिस भी अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ भी आपके रिचुअल्स, आपके जो आप जिस तरह से मेंटल बिहेवियर अपना रखते हैं, जिस तरह की आपकी मेंटालिटी है, आप वैसा सोचते हैं, अगर उससे हट के कोई चीज़ हो जाएगी तो आपके लिए वो डिस्कम्फर्ट होगी। तो आपका क्या कह रहे हैं, आपकी बॉडी की, आपके माइंड की ये होगी कि उससे होम्योस्टेसिस मिले, उससे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो। या तो फिर आप अपना सराउंडिंग चेंज कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, आप इस तरीके से गोल्स अपने बना लेंगे जो आपको वहाँ तक लेकर जा सके। आगे जाके हम इसकी डिटेल्स में एग्जांपल भी पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास दो थ्योरीज जो इम्पॉर्टेंट आती हैं जब आपने होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन करना होता है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी से आपकी बुक में भी आपकी बहुत इजीली मिल जाएगी, और मैं इसमें आपको साथ में एक्सप्लेन अराउजल थ्योरी भी करूँगी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हम पहले करेंगे। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या है, सिंपली आपको नाम बता रहा है कि जिसमें आपकी ड्राइव को रिड्यूस हमें करना है। अब ड्राइव क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपका डिस्कम्फर्ट बॉडी में पैदा कर देगी उसे हम ड्राइव कहेंगे। ठीक है, ड्राइव क्या है, इज़ अ स्टेट ऑफ अराउजल और डिस्कम्फर्ट विच इज़ ट्रिगर्ड बाय पर्सन फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल नीड्स में जैसे आपको भूख लगना, प्यास लगना, या फिर अगर टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है तो सर्दी लगना, गर्मी लगना, तो ये चीज़ें क्या हैं, आपकी ड्राइव होती है। अब अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम बॉडी में अचीव हुआ है, उसके बाद क्या होगा, आपके पास अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम आया, उसके बाद आपको एक नीड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम था आपकी डिहाइड्रेशन, कि आपकी बॉडी में क्या हुआ है, डिहाइड्रेटेड हो गई है, यानी कि उसको पानी कम हो गया उस बॉडी में। तो अब क्या होगा, नीड क्या है कि पानी चाहिए ताकि ये हाइड्रेटेड हो जाए। तो हाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, आपकी ड्राइव क्रिएट होगी जिसमें आपको प्यास लगेगी, थर्स्ट होगी, क्या मुझे पानी पीना है, थर्स्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर। आप क्या करेंगे, आप उस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए, अपनी प्यास को कम करने के लिए पानी पीने की तरफ जाएंगे, और फिर बैलेंस रिस्टोर्ड हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या है, ड्राइव को रिड्यूस की है। ठीक है, ये हमें सिंपली एक बिहेवियर, आपकी ये जो पूरी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो ये आपको आइडिया देती है कि किस तरीके से इंसान जो होता है वो मोटिवेट होता है कि अपने जो ड्राइव्स हैं उसको रिड्यूस कर सके, अपने जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसको कम से कम कर सके। अच्छा जी, तो ये आपकी क्या हो गई, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। उसके बाद अगर हम बात करें अराउजल थ्योरी। अब अराउजल थ्योरी क्या है, अराउजल थ्योरी में आपने क्या है, इसको देखना है, इस ग्राफ को। अब अराउजल थ्योरी ये कहती है, इसमें स्ट्रेसर का वर्ड यूज़ करता है, वहाँ पे हमने ड्राइव का वर्ड यूज़ किया, वो जो आपको डिस्कम्फर्ट चीज़ें लेके आ रही थी वो ड्राइव कर रही थी आपकी बॉडी को। यहाँ पे हम स्ट्रेसर का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें आप ये एक डेफिनेशन है, इसे आप मार्क कर लें। अभी ग्राफ देखें, यानी कि आपको स्ट्रेसर्स चाहिए फॉर दी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। जैसे जैसे स्ट्रेसर इंक्रीज़ किया है, आप पहले बोर्ड थे, काम कंडीशन में थे, ये काम कंडीशन है आपकी, फिर आप अपनी जैसे जैसे आपका स्ट्रेसर इंक्रीज़ किया, आपने अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की है। देखें, परफॉर्मेंस जैसे इंक्रीज़ किया, आपने अपनी इंप्रूवमेंट देखी है, और एक लेवल आएगा जहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से काम करती हैं, और स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो राइट अमाउंट में दिए जाते हैं आपको। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये स्ट्रेसर्स ओवर बढ़ती हैं, यानी कि स्ट्रेसर्स अब यहाँ से इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस लेवल अब डिक्रीज़ करेगा। एक आफ्टर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हैज़ बीन अचीव्ड, अब आपने वो लेवल अचीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद मज़ीद अगर स्ट्रेसर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी, आपको फटीग आएगा, आप थक जल्दी जाएंगे, आप कोलैप्स कर जाएंगे, आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। तो उस केस में वो डिस्ट्रेस की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि इस अराउजल थ्योरी में ये कहा था कि अगर आपने ऑप्टिमल काम करना है तो एक राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस आपकी बॉडी को चाहिए, ताकि आप क्या कर सकें, आप ऑप्टिमली परफॉर्म कर सकें, आपका परफॉर्मेंस लेवल अचीव किया जा सके। अराउजल थ्योरी में एक और बात की गई थी कि जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है और ये स्ट्रेसर की अमाउंट है, ये सब के लिए डिफरेंट होगी। यानी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर लेगा और फिर ऑप्टिमली परफॉर्म करेगा, और कोई बहुत कम स्ट्रेसर्स पे ऑप्टिमली परफॉर्म करने लग जाएगा। तो अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ने क्या सजेस्ट किया था कि पीपल आर ड्रिवन टू परफॉर्म एक्शंस इन ऑर्डर टू मेंटेन एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल। According to the arousal theory of motivation, each person has a unique arousal level that is right for them, जो उनके लिए करेक्ट होगा। तो ये आपने arousal theory में चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपके पास है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये दोनों आपकी होम्योस्टेसिस के साथ लिख सकते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है जहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है, होम्योस्टेसिस माइट नॉट ऑलवेज बी अचीव्ड इन हेल्दी और पॉजिटिव वे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपका जो होम्योस्टेसिस हो वो पॉजिटिव हो। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक बंदा है, उसका पुअर सेल्फ इस्टीम है। जैसे कि मैं भी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बात बता रही थी कि माइंड और बॉडी दोनों के लिए होम्योस्टेसिस अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड ने ये चीज़ परसीव की हुई है, आपका सेल्फ इस्टीम लो था,
अब आपने परसीव किया हुआ कोई फॉल्स बिलीव्स को, कोई ट्रेडिशंस को। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख लें कि सुपरस्टिशन बिलीव था कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आपके साथ कुछ बुरा होगा ही होगा, और फिर जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते, मतलब कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता, फिर आपको लगता है कि हाँ ये होना था। फिर उसके बाद आप इक्विलिब्रियम में होते हो कि हाँ आपका फैक्ट जो था, जो आपकी एक सोच थी वो पूरी हुई है। दो कि आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आपका होमोस्टेसिस क्या है कि डिस्कम्फर्ट अराइज हुआ है कि यार कुछ बुरा होना है। तो फिर आप क्या करते हो, आप बुरा जब सफ़र कर लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका वो जो बिलीफ था वो होमोस्टेसिस की तरफ चला गया कि वाकई कुछ बुरा हुआ है। उसी तरीके से नेगेटिव भी आपका होमोस्टेसिस अचीव हो सकता है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी चीज़ें इन्फ्लुएंस करें। उसके बाद है आपके पास दो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नीड स्टेट और सेकेंडरी स्टेट। नीड स्टेट्स क्या होती हैं, ऐसी वो हर चीज़ जो होमोस्टेसिस को डिसरप्ट कर रही होती है, जो कि आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसे हम नीड स्टेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको भूख लगना, आपका प्यास लगना, ये सब नीड स्टेट्स हैं। नीड स्टेट्स आपकी बॉडी में इननेट होती हैं, सेकेंडरी आप खुद गाइड करते हैं अपनी बॉडी को। उसके बाद है आपके पास मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जो इनिशिएट करता है, गाइड करता है, मेंटेन करता है और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की तरफ लेके जाता है, वो मोटिवेशन है। अभी हम थोड़ी देर में मोटिव्स भी पढ़ेंगे। मोटिव्स क्या है, वो चीज़ जो आपको मोटिवेशन मतलब एक पूरे प्रोसेस की तरफ लेके जाती है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, पूरा एक प्रोसेस है जो किस तरह से आपको वांट होना की ज़रूरत होना, उसका एक्शन करना, फिर उसका फीडबैक भी इवन आपको मिलता है। तो मोटिवेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर आप इनिशिएट करते हो, गाइड करते हो, मेंटेन करते हो और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है, आपकी बॉडी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया डिहाइड्रेटेड है, यानी कि आपकी डिहाइड्रेटेड है और आपकी वांट क्या है, वाटर, कि आपको पानी चाहिए। डिहाइड्रेटेड थी, वांट क्या हुई, आपकी नीड बनी है, टेंशन क्रिएट हुई है, आप क्या बन गया, वाटर आपको चाहिए था। अब किस तरीके से आपने ड्राइव किया कि आपको एक्शन यानी थर्स्ट बनी, आपकी ड्राइव बनी थर्स्ट। उसके बाद आपने एक्शन किया कि मुझे पानी का ग्लास जाके पीना है, तो फिर वो एक्शन था। उसके बाद फीडबैक कि हाँ कितना पानी पीना है, आपकी बॉडी आपको गाइड करेगी कि एक गिलास पानी में आपको प्यास आपकी बुझ रही है, दो में बुझ रही है, फिर एक फीडबैक आता है कि अब बस है। उसके बाद क्या होता है, ये एक पूरा आपका सर्कल चलता है। ये मोटिवेशन थी, ठीक है, एक मोटिव था। डिहाइड्रेशन आपकी प्यास लगना वो एक मोटिव था जिसने आपको पूरा एक मोटिवेशन, एक प्रोसेस बना जिसमें आपने अल्टीमेटली अपना गोल अचीव किया है। तो ये आपका क्या होता है, मोटिवेशन होता है। इज़ द डिज़ायर दैट फ्यूल्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म और कंटिन्यू एन एक्शन बेस्ड ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि किस तरीके से आपने अपनी चीज़ें पूरी करनी है। तो ये आपका हो गया है मोटिवेशन। उसके बाद है आपका मोटिव क्या होता है। मोटिव को हम डिफ़ाइन करते हैं सिंपली, आप ये देखें कि मोटिव जो होता है अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अराउजल दैट डायरेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म एनर्जीज टुवर्ड अ गोल। मतलब ऐसी वो कोई भी चीज़ जो आप डायरेक्शन में लेके जा सको कि मुझे ये गोल अचीव करना है। एक इंसेंटिव हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है कि मुझे चीज़ अचीव करनी है। फॉर एग्जांपल आपको पानी का ग्लास पीना है, क्यों पीना है, क्योंकि आपको प्यास लगी हुई है। आपको खाना खाना है, क्यों खाना है, क्योंकि भूख लगी हुई है। तो वो मोटिव है। मोटिवेशन एक पूरा प्रोसेस है, जबकि मोटिव क्या है, एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है, एक अराउजल है, स्पेसिफिक स्टेट ऑफ अराउजल है जो आपका एक मोटिव है। ठीक है, एनीथिंग दैट अराउजेस द इंडिविजुअल and direct his or her behavior towards some goal is called a motive. Motive is a factor which influences to do anything because anything we do has a motive behind, यानी एक पर्पज़ होता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मोटिव और इंटेंशन के मैंने इसमें लिखा हुआ है थोड़े से डिफरेंसेस, तो ये आप थोड़ा देख लें। मोटिव क्या है, एक रीज़न होता है, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास एक पर्पज़ होता है कि मैंने ये काम क्यों किया है। इंटेंशन क्या होता है कि प्लान करना, कि मुझे एक चीज़ कर एक इरादा करना, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्या हो, कोई पीछे पर्पज़ भी। और मोटिव क्या है, एवरी एक्शन माइट हैज़ सम काइंड ऑफ मोटिव, कि आपके हर एक्शन में कोई ना कोई पीछे रीज़न होगा। लेकिन सम एक्शन माइट नॉट हैव एन इंटेंशन, कि ज़रूरी ना हो कि आपने कोई काम किया उसमें इरादा भी हो, मतलब आपका कोई पर्पज़ भी हो, आपने ऐसे ही किया हो। ठीक है, इंटेंशन इज़ अ थिंग दैट यू प्लान टू डू और टू अचीव, कि मुझे काम करना है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्या हो कि आपके हर एक्शन में इंटेंशन हो, लेकिन आपके हर एक्शन में मोटिव होता है। ठीक है, आपका हर एक जो आप काम करते हो उसमें कोई ना कोई पर्पज़ होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे इंटेंशन यानी इरादा नहीं होता।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोटिव जो होता है वो आप इररिलेवेंट कंसीडर करते हो जब आप क्रिमिनल लॉ की तरफ जाते हो, लेकिन आप इंटेंशन को कंसीडर करते हो जब आप क्रिमिनल लायबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल, आपने किसी का कत्ल कर दिया है तो उसमें आप ये मोटिव नहीं दे सकते कि मेरा पर्पज़ ये था कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे इसका कत्ल करना है, तो वो मोटिव काउंट नहीं होगा कि मेरा पर्पज़ था। इंटेंशन जो है ऑब्वियसली कि आपने किसी चीज़ का इरादा किया है, कि वो कत्ल करने का आपने इरादा किया, इसमें पर्पज़ नहीं था लेकिन आपने इरादा किए और आपने वो काम किए, तो वो आपकी इंटेंशन मैटर्स करती है। वो क्रिमिनल आपकी पूरी लायबिलिटीज़ की तरफ ये चीज़ें लेकर जाती हैं आपको, जबकि मोटिव जो होता है वो आपका क्रिमिनल लॉ में इररिलेवेंट कंसीडर किया जाता है। मोटिव क्या होता है? एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ एक एक्शन किया जाता है, और इंटेंशन क्या है? इमीडिएट पर्पज़, यानी कि आपने फौरी तौर पे मैंने इरादा किया ये करना है काम, ठीक है। इसमें आपका इमीडिएट पर्पज़ अगर आपको रिफ्लेक्ट कर सके तो वो करता है। तो ये आपके पास हो गया मोटिव एंड इंटेंशन। उसके बाद हमारे पास है मोटिवेशन टू लर्न। अब ये मोटिवेशन टू लर्न जो है थोड़ा डिफरेंट भी है, लेकिन ये इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट भी है कि आप जो है किस तरीके से सीखते हैं, उसमें कौन कौन सी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये सीखना वो नहीं है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और सीख रहे हैं, ये वो सीखना नहीं है, या फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वह सीखना नहीं है, लेकिन इसमें वो चीज़ भी इंक्लूड होती है। हर चीज़ सीखने में आ जाती है। आपका कोई ट्रेडिशन आप सीख रहे हैं, अपना कोई कल्चर सीख रहे हैं, अपनी किसी भी चीज़ को जब आप सीख रहे होते हैं तो वो लर्निंग प्रोसेस में आ रहा होता है। आपकी पूरी एक पर्सनालिटी एक लर्निंग प्रोसेस से बनती है, तो वो हम पूरी मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलती है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो दो इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर याद हो तो मैं पिछले वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ, जिसमें हम इसमें रेनफोर्समेंट मेथड पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपको रेनफोर्समेंट मिले यानी कि आपको रिवॉर्ड मिले या पनिशमेंट मिले, आप एक चीज़ को किस तरह सीख सकते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है? आपके मोटिवेशन, यानी आप डर से भी कोई चीज़ सीख सकते हैं। एक डर है कि अगर ये काम नहीं किया तो फिर ये काम करना आपके ज़रूरी हो जाता है, तो वो चीज़ मोटिवेट आपको कर रही है, या फिर आपको रिवॉर्ड मोटिवेट कर रहा है, तो ये उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। बात है आपके पास सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन क्या होता है? आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सोसाइटी यानी एक्सटेंसिवली आपका इन्वायरमेंट किस तरीके से आपको कुछ चीज़ें सेट करके दे रहा होता है कि ये इस तरीके से अगर एक्सपीरियंस आता है तो किस तरीके से आपने उसको टैकल करना होता है। यही चीज़ें आपका ट्रेडिशंस बना रही होती हैं, आपका कल्चर्स बना रही होती हैं, तो ये चीज़ें आपका सोशल कॉग्निशन में आता है। इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें आप खुद भी देखते हैं कि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स जो है वो किस तरीके से सही हैं या गलत हैं, या किस तरह आपने उसको इन्फ्लुएंस करना है और अपनी फैमिलीज़ में आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में भी सोशल कॉग्निशन का रोल रहता है। उसके बाद है कॉग्निशन, यानी कॉग्निशन किस तरीके से आप रीज़न आउट करते हैं किसी चीज़ को, आपने सही करना है गलत करना है। आपकी मेंटल एबिलिटीज़ इसमें आ जाती हैं, इसके बायोलॉजिकल इसमें चीज़ें आ जाती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, कि आपकी बॉडी कितनी केपेबल है किसी चीज़ को लर्नने की, किस चीज़ को किस तरह देखते हैं, आपके जेनेटिक्स इस पर किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद है अफेक्ट, यानी कितना असरात आपके ऊपर किसी चीज़ के रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पे पनिशमेंट के असरात ज़्यादा रह चुके हुए हैं, रिवॉर्ड के हैं, तो ये सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। फिर स्पिरिचुअल कि आप किस चीज़ को कितना मानते हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके कितना आप किस चीज़ को लेके सीरियस हैं, और कितना आप इन्वॉल्व हैं, कितनी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर में आ जाता है। उसके बाद है कनेक्शन। कनेक्शन होता है किसी भी चीज़ को टैकल आप किस तरीके से करते हैं, यानी कि आप में कितनी इतनी इमोशनल एबिलिटीज़ हैं कि अगर कोई सिचुएशन बुरी आ जाती है अच्छी आ जाती है तो कितना खुश होना है, कितना गम होना है, किस तरीके से उसे टैकल करना है, तो ये आपकी कनेक्शन में आ जाती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं कि आपने सीखना कैसे है। ऑब्वियसली अगर आपको रिवॉर्ड से सीखना है, आपके एनवायरनमेंट आपका अच्छा है, आपकी अच्छी एबिलिटीज़ हैं, आपका कैपेबिलिटी बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, आपके ऊपर अच्छा असर कर रहा है, आप स्पिरिचुअली बेनिफिटेड हैं और आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं। तो ये आ गया मोटिवेशन टू लर्न। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एस्पेक्ट्स, कि मोटिवेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें सबसे पहले है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होती है? कॉग्निशन, अफेक्शन और कनेक्शन, तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके ब्रेन का, आपके माइंड का। तो कॉग्निशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ थॉट, किस तरीके से आपने चीज़ को समझना है, आप किस चीज़ को कितना अच्छा समझती हैं, कितना बुरा समझती हैं, ये आपकी कॉग्निशन है। कितने कंसेप्ट आपके बनते हैं आपके माइंड में, वो सब कॉग्निशन है आपका। उसके बाद है गोल। गोल क्या होता है? कि किसी भी चीज़ का एंड पॉइंट यानी अल्टीमेट आपका रिज़ल्ट क्या होगा,
आप मोटिवेटेड हैं तो किस तरीके से आपने आपका गोल क्या है, फाइनली आपका एंड पॉइंट क्या है जो आपने अचीव करना है, तो वो गोल में आ जाएगा। उसके बाद है अफेक्शन। अफेक्शन क्या होती है? अफेक्शन होती है किसी भी स्टेट के माइंड की डिस्पोजिशन और स्टेट ऑफ अ माइंड और बॉडी। जब भी एक चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका क्या असर आपके ऊपर रह जाता है, आपकी कौन सी फीलिंग उससे एसोसिएट कर जाती है, वो आपके अफेक्शन में आ जाता है। फिर कॉग्निशन क्या है? कॉग्निटिव पार्ट ने मेजर किया आपके ब्रेन की इंटेलिजेंस क्या है। अफेक्टिव डील्स विद इमोशंस, और उसके बाद कॉग्निशन क्या करता है? आपके वो थॉट और फीलिंग्स को ड्राइव करता है और किस तरीके से आप उसको डील करते हो। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके ब्रेन का। अफेक्ट कवर्स इमोशन और द प्रेजेंटनेस ऑफ एक्सपीरियंसेस। कॉग्निशन रेफर्स टू रैशनल अप्रेजल, परसेप्शन, रीजनिंग एंड थिंकिंग एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये आपके अफेक्ट और इस टाइम पे कॉग्निशन का डिफरेंस लिखा हुआ है। और कॉग्निशन क्या है कि किस तरीके से आप किस चीज़ को डील करते हो, टैकल करते हो। जितना आपका एक कॉग्निशन अच्छा है, अफेक्शन अच्छा है, उस तरीके से ही आप कनेक्ट करोगे, यानी उसको डील करोगे। और गोल क्या है? अल्टीमेटली आपने जो चीज़ हासिल करनी होती है, आपका एंड पॉइंट किसी भी चीज़ का। एक एक्स्ट्रा नॉलेज लिखी हुई है अबाउट कॉग्निशन, क्योंकि कॉग्निशन का कंसेप्ट दिया था कैथी कॉल्ब ने। एक स्पेशलिस्ट थे लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में, उन्होंने 4 कॉग्निटिव स्टाइल्स दिए थे, यानी 4 तरीके से आप टैकल करते हो। मतलब कि 4 तरह से लोग इस चीज़ को डील करते हैं। क्विक स्टार्टर्स होते हैं जो फौरी तौर पे एक्शन ले लेते हैं और देखते हैं उसमें गलती आती है, फिर सीख लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर एरर करते हैं, तो वो उस तरह के लोग होते हैं। फैक्ट फाइंडर्स, यानी जिनको होता है कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, उस तरीके से वो डील करते हैं। और फॉलो थ्रू अर्स, यानी जो एक बहुत थॉरो तरीके से किसी भी चीज़ का प्रोसेस लेके आते हैं और उसको करते हैं, यानी एक पूरा मेथड डिवाइस करते हैं। और इम्प्लीमेंटर्स, जो एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो गलतियाँ होती हैं उसे सीखते हैं, फिर एक टूल्स यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो सीखते हैं, इम्प्लीमेंटर्स। तो ये कॉग्निशन का कंसेप्ट जो है कैथी कॉल्ब से डिवाइस किया हुआ है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की। मोटिवेशन आपकी हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मोटिवेशन नहीं हो आपकी बॉडी में, चाहे बायोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, अगर मोटिवेशन नहीं होगी आपकी बॉडी में, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहोगे, क्योंकि आपको खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भूख लगेगी तभी आप खाना खाते हो, अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो। तो अगर आपकी बॉडी में एक नीड जनरेट होती है तो वो काम करते हो, एक मोटिव आता है तो आप काम करते हो। सिमिलरली अगर आपने कोई चीज़ लाइफ में अचीव करनी है तो उसका मोटिवेशन होगी, कोई उसका मोटिव होगा, उसका मकसद होगा, पर्पस होगा, तो आप अचीव करोगे। फॉर एग्जांपल आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है कि आपने इसको क्लियर करना है। मोटिवेशन है कि अगर आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको सेटिस्फैक्शन है, आपका कोई ना कोई मोटिव होगा इस चीज़ को लेके। मोटिव नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगी, तो आपको ये चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाई वुड यू बी डूइंग दिस? तो ये चीज़ होती है आपकी मोटिवेशन। आपकी लाइफ की हर चीज़ में मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी एज ए इंडिविजुअल भी, कलेक्टिवली भी। कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आ जाते हैं कि आपने जितनी चीज़ें रिसोर्सेज इस्तेमाल करनी है, आपको मोटिवेशन चाहिए उसके लिए। अगर आपके पास कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके फूड से रिलेटेड है, आपके वाटर से रिलेटेड है, आपकी जितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको यूज़ करना चाहते हो, वरना आपकी मनी है उसे यूज़ करना चाहते हो। आप किसी भी चीज़ से मोटिवेटेड होगे तो करोगे कि कपड़ों में लगाने हैं, आपने अच्छे शूज़ लेने हैं, मोटिवेटेड होगे तो करोगे। उसके बाद इस वजह से आप एक अच्छी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर सकते हैं। मोटिवेटेड होंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपको अच्छा जनरेट होगा। अच्छा जनरेट होगा तो आप अच्छा खासा अपना लाइफ स्टाइल और अपग्रेड करोगे, आप और ज़्यादा अपनी बिल्डिंग्स बनाओगे अपने, और तो आप और प्रोजेक्ट्स की तरफ जाओगे। तो ये चीज़ एक सर्कल की तरह चलती है। तो मोटिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्डअप करती है, आपके कलीग्स के साथ, आपकी फैमिलीज़ के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। तो ये इंटरनल जितने डिस्प्यूट्स और अनरेस्ट होती है उसको कम करती है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करती है। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मोटिवेशन की। उसके बाद है कि एक स्टेबिलिटी आती है वर्क फोर्स में, कि जो आप काम करते हो उसमें स्टेबिलिटी भी आती है, क्योंकि आप सब ड्राइव होते हो एक मोटिवेशन की तरफ कि हमें, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें पता है हमें परफॉर्म अच्छा करना है, हमें सैलरी या बोनस मिलेगा, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो अच्छा करेंगे। सिमिलरली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब उन्हें पता है हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है, हमें रिवॉर्ड मिलना है, हमें पढ़ना है, तो उस तरीके से क्या होगा,
मोटिवेटेड जो होंगे, मोटिव्स जो होते हैं आपकी मोटिवेशन का पूरा प्रोसेस कैरी आउट करवाती हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को आप एक्शन में लेके आ सकते हो। फिर आपकी चाहे फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं या फाइनेंशियल हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, उसका एक पर्पस बना सकते हो। उसके अलावा आप किस तरीके से एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो। आपकी जो काफ़ी थ्योरीज हैं जो इस चीज़ पे काफ़ी गौर करती हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और आपका वर्क फील्ड में मोटिवेशन को यूज़ करके आप कम से कम जो है मतलब कि कॉस्ट लगा के ज़्यादा प्रोडक्ट अपना जो हो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट गेन कर सको। उसमें यही होता है कि रिवॉर्ड जो होगा, बेनिफिट जो होगा वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाए, उन्हें मोटिवेटेड रखा जाए, जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपना प्रॉफिट को। मोटिवेशन एज ए इंडिविजुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, आपको करियर ओरिएंटेड होते हो, आपको फैमिली ओरिएंटेड होते हो, तो सब कुछ आपको एक मोटिवेशन से ही मिलता है। मोटिवेशन आपको एज ए बिज़नेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप इसी की बेस के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक होते हो, एक नई चीज़ कैरी आउट करते हो, अपने एक टीम बनाते हो। तो ये सब किसकी बेस पे करते हो आप? मोटिवेशन की बेस पे। तो मोटिवेशन आपको रिवॉर्ड्स, गोल्स, सपोर्टिव पीयर्स, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी चीज़ को भी लेके आप डिटर्मिन्ड हो जाओगे, स्टेडफास्ट हो जाओगे, आप चैलेंज अपना पूरा कर सकते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, आपको इनकरेजमेंट की तरफ लेकर जाता है। तो मोटिवेशन इन सब चीज़ों से जुड़ता है। उसके बाद है कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो 3 हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको एक राइट अमाउंट का स्टिमुलस भी हो, ट्रिगर भी हो। यानी कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए ये नहीं हो कि आपने सिर्फ सोचा है कि मुझे करना है और उसकी मोटिवेशन आपकी बॉडी में जनरेट ना हो, यानी वो डिस्कम्फर्ट, वो ट्रिगर आपकी बॉडी में रिलीज़ ही ना हो। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन, जिसमें आप इनिशिएट करते हो अपना बिहेवियर, और बिहेवियर इनिशिएट करने के लिए राइट स्टिमुलस बहुत ज़रूरी है, राइट ट्रिगर बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे अगर ये मोटिवेट हो जाते हो कि मुझे अपने फेवरेट एक्टर से मिलने जाना है, लेकिन आपके पास इतना स्टिमुलस नहीं है, आपकी बॉडी में इतनी मोटिवेशन यानी वो ट्रिगर नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बैठे रहोगे, वो कभी भी प्रोसेस इनिशिएट होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेके आपका ट्रिगर बॉडी में रिलीज़ हो रहा है तो आप इनिशिएट करोगे उस प्रोसेस को, एक्टिवेट होगा, फिर आप परसिस्ट करोगे उस चीज़ को कि मुझे काम करना है, मैं गोल ओरिएंटेड हो जाओगे। और फाइनली इंटेंसिटी कैन बी सीन इन कंसंट्रेशन एंड विगोर दैट गोज इन परसुइंग अ गोल, कि आपकी कितनी इंटेंसिटी है वो आपकी कहाँ होगी, मोटिवेशन के प्रोसेस में वो नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, कितनी ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी है, कितनी लगन से आप काम कर रहे हो, या बस ठीक है यार टाइम पास करना है, क्या नहीं करना, और कितना आप डेविएटेड हो, तो वो सब इंटेंसिटी में आ जाता है। तो ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं मोटिवेशन के। उसके बाद है जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको मतलब मार्केट बेस्ड में, कलेक्टिव बेस्ड में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मोटिवेशन के। इंटरनल फैक्टर्स क्या है कि आप खुद कितना ज़्यादा किसी चीज़ को, आपको उसकी ज़रूरत कितनी है। इसके लिए आप ये पिक्चर को समझें कि इंटरनल फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं, जिसमें आपकी कितनी ज़रूरत है, आपका सेल्फ़ इस्टीम कितना ज़्यादा है, आप में ऑटोनॉमी है या नहीं है, किसी चीज़ को लेके विल पावर है या नहीं, खुद इनिशिएट कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, प्लान है या नहीं है, उसका कोई मकसद भी है, कोई प्लेयर भी है, उसमें कोई फ़ायदा भी है, आप खुद इन्जॉय कर रहे हो, ये सब आपके इंटरनल मोटिवेशंस हैं। आउटसाइड मोटिवेशंस क्या हैं कि सोसाइटी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़रूरत में, नीड में अगर है कि मुझे नॉलेज चाहिए और सोसाइटी आपको गाइड करिए कि वो नॉलेज आपको लेनी है इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके या सीएसएस करके, तो सोसाइटी भी आपको क्या कर रही है, ओरिएंटेड कर रही है, आपको एक गोल प्रोवाइड कर रही है। उसी हिसाब से आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके जो है जो इर्द गिर्द के मतलब एक्वेंटेंस है, वो भी आपको इस चीज़ पे असरअंदाज करती हैं। उसके बाद आपके पास है लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी किस तरीके के आप ग्रुप में बैठते हो, कितना ज़्यादा वो आपको मोटिवेट करते हैं या हर वक्त आपको डिप्रिशिएट करते हैं, आपको हर वक्त पनिशमेंट मिलती है, तो फिर वो इन्वायरमेंट आपके लिए सूदिंग नहीं होगा, आपके लिए सूटेबल भी नहीं होगा। इसी बात करियर कि आप कितना किसी चीज़ को लेके सुन सकते हो, उसका एटीट्यूड आपका क्या है, आपकी पर्सनालिटीज़ क्या हैं, आप उसे मकसद दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, कोई थेरेप्यूटिक प्रोजेक्ट है यानी जिसमें आप खुद भी क्या हो इस चीज़ को लेके इन्वॉल्व हो, यानी कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स मिल के
आपकी एक मोटिवेशन को डिवाइस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो कि आप एक आर्टिस्ट बनो, लेकिन आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करती है, तो ऑब्वियसली आपकी चाहे जितनी मर्जी इंटेंसिटी आपकी हो, आप इवन एक्टिवेट भी उसे कर दो, लेकिन उसका आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी से सपोर्ट नहीं करेगी। तो एक्टिवेट में जो है आप एक्टिवेशन कर सकते हो उसे, इवन कि आप उसको, जैसे हमने अभी कंपोनेंट्स में पढ़ा कि आप एक्टिवेट कर सकते हो, उसे परसिस्ट भी कर सकते हो, लेकिन इंटेंसिटी भी मैटर करती है किसी भी चीज़ को लेकर, आपकी किसी भी मोटिवेशन को लेकर। इसके अलावा जो फैक्टर्स आप देख लें, लीडरशिप स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद हर चीज़ को लेके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ऑटोनॉमी फ़ील करते हो कि भाई मैं ये काम करना है तो करना है, अगर चाहे आपकी सोसाइटी इस चीज़ को माने या नहीं माने। फिर रिवॉर्ड सिस्टम की कितना बड़ा रिवॉर्ड आपके लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे कहते हैं कि रिस्क नहीं लेना, कि इसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आप रिवॉर्ड और उसका मार्जिन देखते हुए आप इनिशिएट कर लेते हो, उसे परसिस्ट करते हो, कितनी इंटेंसिटी उसमें डालते हो, उस हिसाब से आप रिवॉर्ड देखते हो। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के कितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपके साथ दे सकते हैं, कितने लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क, के काम किस नौइयत का है। आया जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा अराउजल थ्योरी में कि एक राइट स्ट्रेसर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेसर मिलने लग जाएगा तो फटीग का फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल कंडीशन आपकी बॉडी पे आ जाएगी, जो आपकी मोटिवेशन को अल्टीमेटली क्या करेगी, अल्टीमेटली आपकी मोटिवेशन को फेड कर देगी। तो ये चीज़ें हैं जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं मोटिवेशन पे। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप उससे पूछ सकते हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी हो वो भी आप गाइड कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।